जिक्र आ ही गया है तो इसको मैं एक क्रोनोलॉजी में डाल देता हूँ। सबसे पहली जो मार्केट के लेवल हम लोग कहते हैं एक्सीडेंट हुआ वो पॉलीकैब का हुआ था, जिसमें ये एक इनकम टैक्स की रेड हुई उनके यहाँ, वो कई दिन तक चली। उसके बाद फिर वो निकल के आया कि काफ़ी बड़ी राशि है जिसमें गड़बड़ी की आशंका है। यहाँ पे मैं साफ कर दूं कि हमारा कोई वैल्यू जजमेंट नहीं किसी खबर पे, क्योंकि ये खबर थी इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। और उस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आई। वो एक डार्लिंग स्टॉक होता है, अभी भी रहा होगा किसी लोगों का, लेकिन उसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिली पॉलीकैब में। वहाँ से पहला सेंटीमेंट गड़बड़ाया। फिर कुछ दिन चला और HDFC बैंक ने जो अपने रिजल्ट पेश किए वो बाजार को पसंद नहीं है, जैसा भी जिक्र किया सुदीप सर ने। उसके बाद धुलाई शुरू हुई और भयानक गिरावट हुई। मतलब ब्लंटली कहूँ मैं तो वो जो ऑरा बना के रखा था HDFC ने वो ध्वस्त हो गया, वो टूट गया पूरी तरीके से। उसको एकदम एक किसी मिड कैप बैंक की तरह लोगों ने ट्रीट कर दिया, इतनी पिटाई कर दी। तीसरी घटना फिर ये जी एंटरटेनमेंट की हो गई। डील टूटी और 33% स्टॉक एक दिन में गिरा। उसके बाद फिर गिर रहा है। क्या इन घटनाओं से ये मानना ठीक होगा कि मूड खराब किया है इन्होंने? और एक तरीके से मतलब ये चूंकि इतने बड़े स्टॉक थे, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास में थे, और इसमें इतनी बड़ी फॉल आई तो भी एक मूड खराब हुआ जो इस मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा, ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी के कारण, ये भी माना जा सकता है। दलजीत सर। नीरज जी, मैं सिर्फ एक प्रिसाइज तरीके से बोलूँ तो ये कहूंगा कि मार्केट को एक कारण चाहिए था 5-6 महीने लगातार वन वे मूव देखने के बाद कुछ सेलिंग करने के लिए रीजन चाहिए। ये जो आपने 4-5 घटनाएं बताई, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है इंडिया में। ना कोई ऐसी पहली कंपनी नहीं है पॉलीकैब जिसमें हमने इस तरीके की कोई खबर सुनी है कि इनकम टैक्स की कोई रेड हुई। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं और हम सब जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि कितनी कंपनियों में ये सब क्या चलता है। तो बट क्योंकि कभी कभी हम मार्केट में ऐसा सेंटिमेंट रहता है कि कोई भी कितनी भी बड़ी नेगेटिव न्यूज है उसको मार्केट पचा लेता है और उसको जस्ट अपनी दिशा में चलना होता है। अभी हम देख रहे हैं तो हम जुलाई अगस्त से लेकर के अभी जनवरी तक लगातार वन वे चलते आए हैं। और अच्छी रैली देखी हमने मिड स्मॉल कैप में, तो कई स्टॉक दुगने 3 गुने तक हो गए। तो नेचुरल बात है कि एक टेंडेंसी होती है, और मैं पिछले 3 दहाके से देख रहा हूँ कि बहुत सी बार लोगों को जो है ना प्रॉफिट हजम नहीं होता है। लॉस में तो बहुत सारे लोग हमने देखे कि बैठे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट जैसे आता है तो उनको थोड़ा वो लगने लगता है कि कहीं ये लॉक कर लूं मैं इसको, निकल ना जाए। उसके लिए कोई लॉजिकल रीजन चाहिए, कुछ कारण चाहिए कि क्यों बेचा। तो वहां पर आपको इस तरीके की न्यूज फ्लो जो है वो हेल्प करते हैं, और उसमें फिर आप एक कारण बन करके वो निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ स्टॉक बड़े होते हैं तो वहां पर उसका इम्पैक्ट मार्केट वाइड आ जाता है, कुछ स्टॉक छोटे होते हैं तो वो सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक वो कारण बन के वहीं रह जाता है। नेट नेट हमारा ये मानना है कि ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है ये इस तरीके का करेक्शन होना, क्योंकि मार्केट अगर वन वे चलेगा तो फिर वो बबल टेरिटरी में चला जाएगा। और उसमें फिर अगर जब वहां से गिरेगा, हमने देखा है ना जापान का मार्केट किस तरीके का बबल हुआ और आज कितने साल हो गए उसको। तो वैसा हमें नहीं चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि बीच बीच में कहीं कहीं इस तरीके के कोई भी कारण से बने मार्केट को करेक्शन मिले, और उसमें जो लोग कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग गलत फंसेंगे, वो मार्केट का नियम है, इस तरीके से होगा। बट इट इज गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि ये अभी अच्छी बात ये है कि कोई ऐसा बेसिक कारण या फंडामेंटल रीजन नहीं है मार्केट में बिकवाली का। ना तो कोई ग्लोबली मैक्रो में या कहीं किसी तरीके का कोई एडवर्स न्यूज फ्लो है, ना कोई लोकल एडवर्स न्यूज फ्लो है। जहां तक अभी कुछ हमारे साथ सब पैनलिस्ट ने बात की रिजल्ट्स की, Q3 के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े अच्छे नहीं है। मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट्स अभी भी कोई कारण नहीं दे रहे हैं डाउनग्रेड करने का। कमेंट्री अगर आप देखेंगे तो सबकी नॉर्मल है, कोई कहीं कमी नहीं है। हाँ, अब आपने क्योंकि जब आप 22,500 पे हैं, ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई पे हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड की हुई है। तो नेचुरल है कि ये मार्केट का तरीका भी है आपकी एक्सपेक्टेशन को वापस लाने का। क्योंकि अगर आप एक कंटिन्यूअसली इसी तरीके से, अब यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू ग्रो एट 25% ऑल द क्वार्टर्स, नो। तो वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना ही है। तो ये इस जो Q3 के नंबर्स को हम इस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि एक तो हाइटेंड एक्सपेक्टेशन थी, उससे थोड़ा कम है, लेकिन कहीं भी फंडामेंटल ऐसा रीज़न नहीं मिल रहा है कि उसमें कोई बहुत खराबी हो गई है या फिर जिसकी वजह से 25 या 26 के नंबर्स को हमको डाउनग्रेड करना पड़े। ओके, HDFC बैंक में थोड़ी सी और मैं समझना चाहता हूँ। 16% की गिरावट और पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न, है ना। और बहुत पॉपुलर स्टॉक,
घर घर निफ्टी मिलेगा आपको, तो घर घर HDFC भी मिलेगा, है ना। सब लोगों ने ये नहीं खरीदा था तो वो वाला खरीदा था, कोई एक तो उनके पास रहा होता है, क्योंकि इस स्टॉक ने पैसा बहुत बना के दिया लोगों को, वेल्थ क्रिएटर रहा है ये। अचानक से ये क्या है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ नतीजे इतने खराब नहीं थे कि धो डालो एकदम, इतने खराब थे क्या नतीजे? फिर ऐसा क्या है इसमें, क्यों ये अभिषेक, क्यों इतना ज़्यादा परेशानी HDFC बैंक में हो रही है? रिटर्न पे आते हैं। 5 साल का रिटर्न 38% है, और मैंने कुछ देर पहले निफ्टी का रिटर्न स्टेट किया, 280% था 7 साल में। अंडर परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? अगर हम गोल्डन पीरियड को याद करते हैं HDFC के, तो ये भी एक अंडर परफॉर्मेंस का 5 साल हमें याद रखने की ज़रूरत है, और ये भी जिसमें मार्केट का बेस्ट फेज था। करेक्ट। और निफ्टी स्टॉक में ऐसा बेस्ट फेज होकर बैंकिंग सेक्टर में ऐसा अंडर परफॉर्मेंस, मुझे लगता है ये भी एक हिस्टोरिक इवेंट जो है रचा गया। कारण तो कई हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण तो ये है कि जिस तरह से मैनेजमेंट का जो अब रुख है, अगर हम उनकी कमेंट्रीज को देखें या बार बार जो चीज़ें हम सीख करते हैं, जिस तरह का एक स्टैंडर्ड रहता था, वो स्टैंडर्ड डेफिनेटली मिसिंग है। मैं प्योरली पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख के नहीं जाऊँगा, क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सबके कई अलग अलग होते हैं, किसी के बहुत अच्छे भी होते हैं और कईयों के खराब भी होते हैं, मगर वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता फॉर एवर वेल्थ क्रिएटिंग के लिए। येस, HDFC बैंक हैज़ डन इट, बट फॉर द लास्ट 5 years दे हैव नॉट डन इट। And whether we should buy this stock because it has not done well, तो अब करेक्शन में ये स्टॉक चल जाएगा, ये भी कुछ थीसिस में इन दिनों में बहुत जगह सुन रहा हूँ, और मैं इसका बिलीवर नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये एक बायसनेस है, जो एक बहुत ही डेंजरस बायसनेस हो सकती है आपके पोर्टफोलियो के लिए, और यही रीज़न है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या दे आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स बिकॉज ऑफ दिस बायसनेस। फैक्ट इज गॉड एंड यू हैव टू सी व्हाट आर दे रिकॉर्डेड। अभी इन्होंने जो रिजल्ट अभी आए, जिसके बेसिस पे इनकी अभी नेक्स्ट मिस है जो इनके अर्निंग है, कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि जहां इकोनॉमी ऐसे फ्लेयर कर रही है इतनी बढ़िया तरीके से, और आपके साथ आपके हम उम्र दूसरे बैंक्स हैं जिनके नंबर्स आ रहे हैं, देन व्हाई आर यू गोइंग बैंक, व्हाई आर यू लैगिंग बिहाइंड? सो रैशनल जो है ऐसी इकोनॉमी में समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक तरह का एक लेगेसी बनी हुई है, जिसमें जो इनोवेशन और एक एग्रेशन जो आना चाहिए वो सर्टेनली मिसिंग है, और यही कारण है कि मार्केट वो भली बात ही समझता है। ऑफ कोर्स आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन, एंड ये HDFC बैंक अगर मैं उस स्टेचर में कंपेयर करूँ तो वही होंगे, मगर आज की डेट में शायद नए स्टार्स आ गए हैं एंड पीपल आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। एक आज भी अगर हमने देखा होगा तो डिपॉजिट्स में उनके यहाँ पे जो है अभी कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पहले इंसान या तो HDFC बैंक लेता था या फिर कोई दूसरा कोई भी बैंक लेता था, ये स्टेटमेंट है। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव बैंक्स भी इक्वली बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप पहले वाली जो एक हिस्ट्री चली आ रही है उसके पीछे आपकी क्यों भक्ति होगी? तो मुझे लग रहा है कि अनलेस फैक्चुअल थिंग्स डजंट चेंज, राइट, अननेसेसरी ओवर बुलिश होने का, जहाँ पे जस्ट बिकॉज स्टॉक परफॉर्म नहीं करे तो मैं आज स्टॉक को इसलिए ले लूँ, ये मेरा थीसिस नहीं हो सकता। ये दिस कांट बी अ पोर्टफोलियो मैनेजर। वैसे भी देखिए मार्केट में कोई स्टॉक शौकिया तो लेता नहीं, मेरे को शौक है कि बहुत बढ़िया कंपनी अपने घर में सजा के रखूंगा मैं, उससे रिटर्न नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा उसका, ये एक समस्या खड़ी। दूसरा मैं ऐसे सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या लीडरशिप क्राइसिस भी है क्या? देखिए जिस लेगेसी के लोगों ने उसको चलाया है, अब जो चला रहे हैं लोग, क्या बाजार को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या वो मर्जर वाला इतना बड़ा बोझ है कि उससे आप हट ही नहीं पा रहे हैं? क्या है? मेरा जो आपने दूसरी बात कही, मेरा व्यू यही है, क्योंकि जब ये मर्जर हुआ था तब हमने भी इसका पूरा एनालिसिस किया था। और एक बात मैं पहले डिस्क्लेमर कर दूं कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, और मेरा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक। नहीं, किसी का भी नहीं है यहाँ पे। जितने पैनलिस्ट यहाँ पे, जितने एक्सपर्ट हमारे हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्कशन हो रहा है इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्कवर्ड, डिस्कस्ड और ओन्ड और डिसोन्ड स्टॉक आज की तारीख में HDFC बैंक है। तो इसमें मुझे लगता है ये जो मर्जर था, ये मर्जर HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं था। HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा आउटकम था, क्योंकि HDFC लिमिटेड का जो लेगेसी बिजनेस था मॉर्टगेज का, होम लोन देने का, वो एक बहुत लो मार्जिन और लो ग्रोथ बट लो NPA बिजनेस था। तो एकदम चल रहा था, डर्रे पे चल रहा था, लीडरशिप थी, अच्छी थी, और उन्होंने काफ़ी सब्सिडी बना ली थी, तो उसकी सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन वगैरह मिलती थी उनकी। पर वो बिजनेस ग्रोथ बिजनेस नहीं था और बहुत कॉम्पिटिटिव उसमें कंपटीशन था। अब उस बिजनेस में रादर देन रनिंग इट सेपरेटली, और उन्होंने काफ़ी साल तक कहा कि इसको मर्जर नहीं करेंगे, और वो रीजंस देते थे कि क्यों मर्जर अच्छा नहीं है, और फिर सडनली उन्होंने सरप्राइज कर दिया मार्केट को, मर्जर अनाउंस करके। आपको याद होगा एकदम से खबर आ गई वीकेंड पे कि ये मर्जर अब हो रहा है, ये सब हो गया। तो उस टाइम भी एक बड़ी शॉकिंग बात थी कि ये क्यों मर्जर हो रहा है। अब सडनली एक 12-13 लाख करोड़ के मार्केट कैप की एक कंपनी बन गई,
जिसमें आधा बिजनेस लो ग्रोथ लो मार्जिन बिजनेस है और दूसरा उसको इंटीग्रेट करना, उसको चलाना, जो उसका प्रेशर उस टाइम का था उसका नंबर्स पे रिजल्ट अब दिख रहा है और वो दिखता रहेगा, क्योंकि एक जो विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसको रिवर्स करना नीरज जी बहुत मुश्किल होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए एक्चुअली। तो अब वो इस विशियस साइकिल में फंस गए हैं और अभी जो रिजल्ट्स आए, ऐसे आपने कहा रिजल्ट्स इतने खराब नहीं थे शायद, पर जो एनालिस्ट हैं वो उसमें एक पैटर्न रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये मैं इस क्वार्टर में ये देख के मैं अगले क्वार्टर में उसके अगले क्वार्टर में ये कहाँ जा रहा है ये तो, और फोकस इनका आप मैनेजमेंट से बात करें तो सिर्फ एक बात करते हैं वो है कि ब्रांच ग्रोथ, कि हम ब्रांच ग्रो कर रहे हैं, हमारा ये टारगेट है ब्रांचेस बढ़ाने का, 18,000 और ब्रांच लगाएंगे। तो वो एक बड़ा लो आरओसी बिजनेस है इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में शायद आपको फायदा दे, पर जब आप ये एक्सपेंस कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, सो टेक्नोलॉजी के ज़माने में ब्रांच ग्रो करने की जरूरत क्या, ब्रिक एंड मोटर मॉडल में क्यों जा रहे जैसे हैं? आपने लीडरशिप की बात की तो अब यही एक मार्केट का डिस्कनेक्ट है लीडरशिप के साथ कि आपका जो फोकस है ब्रांच एक्सपेंशन पे, जो आप हर बार उसी की बात करते हैं कि ब्रांच एक्सपेंशन करेंगे तो उससे ग्रोथ आएगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि बैंक अगले 2-3 साल तक 10% ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल करेगा, जिस तरह का बिजनेस मॉडल अभी है, और उसका जो वैल्यूएशन है करेक्शन के पहले वो 20% एनुअल ग्रोथ के बेसिस पे था। तो एक वैल्यूएशन करेक्शन हम देख रहे हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी जो पुराने बड़े उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे एलोकेशन कम करके दूसरे बैंक्स की तरफ जो फास्टर ग्रोइंग है, ऐसे कोटक बैंक देख लें 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, 3-3.5 लाख करोड़ की, तो उसका डबल होना विद ग्रोथ शायद ईजियर होगा कंपेयर टू HDFC बैंक को 13 लाख करोड़ की कंपनी, 12 लाख करोड़ की कंपनी को डबल होना यहाँ से। तो मुझे लगता है काफ़ी टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स दोनों इस समय, फटीक फैक्टर, ओवर ओन्ड स्टॉक है। एक तो क्या है कि ओवर ओन्ड है कि आप बॉटम फिशिंग के लिए भी कौन आएगा, सबके पास है कि मतलब गिर गया तो कोई कहे कि अच्छा अब गिर गया इतना तो मैं ले लेता हूँ, चलो है सबके, सब म्यूचुअल फंड्स के पास। आप देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ, उसमें नंबर 1 दिखता है HDFC, TCS, इन्फोसिस, तो सबके इतना है, अब कौन लेगा इसको। एक शो करता हूँ मैं फायदेमंद फंड, हाँ जी। उसमें मैं फंड मैनेजर से बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, तो उस शो का थीम ये है या प्रॉमिस ये है कि हम सिर्फ फंड मैनेजर की माइंड रीडिंग करेंगे। हम उसमें जो नंबर्स वो तो सब स्क्रीन पे दिखते रहते हैं, हर एक में HDFC मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में उसने वेल्थ क्रिएट किया तो सबने ले रखा है, लेकिन वो जैसा ना कि बहुत समय से रहते हैं तो प्यार हो जाता है आपको उससे। अब वो इतना गहरा प्यार है कि आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते हैं, क्वेश्चन पूछे नहीं साहब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। पर मुझे लगता है अब थोड़ा क्रैक होना शुरू हुआ है। और एक नीरज जी आप देखिए ना, रिलायंस एक समय 8 साल तक फ्लैट था, फिर 1 साल में डबल हो गया, क्योंकि 8 साल कंसोलिडेशन में किया, मेहनत किया, लोगों ने देखा, फिर उसके बाद सडनली ITC भी हमने उसी जोन में देखा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अब उस जोन में चला जाएगा कि जहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, स्लोअर ग्रोथ पे बिजनेस बढ़ेगा, जब उसका इम्पैक्ट दिखेगा तब ये री-रेट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में कोई स्टॉक में रिकवरी आने वाली है या कोई तो सुदीप सर, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो सिंगापुर में रहते हैं, अजय शर्मा जी, वो एक थ्योरी देते हैं कि कंपनियां जो हैं गुड होती हैं, फिर ग्रेट होती हैं, फिर ग्रेटेस्ट कंपनियां बन जाती हैं। जब वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाती है कंपनी, तो फिर वहाँ पर आपके जो है PE एक्सपेंशन बंद हो जाते हैं, फिर उसमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनता जो ग्रोइंग स्टेज में बनता है। क्या HDFC उस लेवल पे पहुंच गई है क्या? कुछ हद तक मैं आप जो कह रहे हो और अभय जी जो कह रहे हैं सहमत हूँ। HDFC एक लेवल पे पहुंच गया था जहां पे और आगे कुछ होना मुश्किल, पर वहां से ये मर्जर ने ऐसा स्थिति क्रिएट किया है कि दे हैव टू एन एक्सटेंट रीबिल्ड द बिजनेस। क्योंकि अभी देखिए जो HDFC लिमिटेड आने के बाद इनका जो SLR CRR रिक्वायरमेंट हो गया, उसके हिसाब से फंड मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी हो गया। और ये ब्रांच एक्सपेंशन का जो बात कर रहे हैं बार बार ये लोग, इसका भी कारण है क्योंकि इनके पास कासा रिटेल डिपॉजिट इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा, मार्जिन मेंटेन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी उलझन में वो डूबे हुए हैं और उसी पे काम चल रहा है। पर मैं ये नहीं मानता कि HDFC बैंक इसी जोन में 3-4-5 साल रहेगा। मुझे लगता है अच्छा बैंक है, अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी है। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ पास्ट मैनेजमेंट के साथ करंट मैनेजमेंट को, बट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। और अब देखिए ICICI बैंक, बीच में ICICI बैंक का एक हालत ऐसा हो गया था कि
सब लोग उस पे भरोसा करना बंद कर दिए थे। देन एक रिवाइवल फेज आ गया और अब 7-8-9 क्वार्टर से every single parameter they are beating the market estimates continuously quarter on quarter and continuously growth हो रहा है, वैल्यूएशन इंप्रूव हो रहा है, इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अब ये कंसोलिडेशन ये पीरियड 1 क्वार्टर का रहेगा, 2 क्वार्टर का रहेगा, 3 क्वार्टर रहेगा, ये बताना मुश्किल है। पर विद इन 1 ईयर आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट देयर विल बी अ टर्न अराउंड इन एचडीएफसी बैंक आल्सो। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज देयर इज अ जेन्युइन प्रेशर ऑन मार्जिन क्योंकि डिपॉजिट कॉस्टली होगा। जब तक इकोनॉमी में इंटरेस्ट ब्याज दर कम नहीं होते, इफ दे ट्राई टू मोबिलाइज मोर एंड मोर डिपॉजिट, द कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड्स विल गो अप और इस स्थिति में मार्जिन कंप्रेशन। तो इसके लिए द सॉल्यूशन इज इफ दे रिड्यूस द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो लोन ग्रोथ बंद हो जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो इसी उलझन में दे आर देयर एंड इसी चक्कर में आप कह सकते हैं कि वो लोग उलझे हुए हैं। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में अगर कम होना चालू हो जाता है, जिसकी की उम्मीद है, शायद अगला फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई विल स्टार्ट कटिंग डाउन रेट्स, इकोनॉमी में रेट्स कम होना चालू होगा, तब शायद एचडीएफसी बैंक विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू मोबिलाइज लो कॉस्ट डिपॉजिट एंड करेक्ट दिस इम्बैलेंस।